क्या है, ठीक है। अब मैं इसके आगे का बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, आज हमारा ये कोशिश रहेगा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। आज हम कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिज्म चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखते रहिएगा आप सभी लोग ध्यान पूर्वक। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर एम एस वोल्टेज। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर एम एस वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एसी करंट का अगर बात करें तो जो वोल्टेज हमारे घर में पहुंचता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारे घर में पहुंचता है। तो जो वोल्टेज हमारे घर में पहुंचता है उस वोल्टेज को आरएमएस वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफिनेशन लिख दूं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द वोल्टेज दैट reaches to our house is called RMS वोल्टेज, ठीक है। और इसमें अगर हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू V0/√2। यही फॉर्मूला होता है। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। मैं लिख देता हूं पूरा नाम, वेयर VRMS का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। V0 जो है यह है पीक वोल्टेज, मतलब जो पावर स्टेशन से वोल्टेज निकलता है उस वोल्टेज को बोलते हैं पीक वोल्टेज। और √2 तो कांस्टेंट है। बच्चों आप जानते होंगे कि हमारे घर में जो वोल्टेज पहुंचता है वो होता है 220 वोल्ट। तो इसीलिए अगर ऊपर वाले फॉर्मूला में भी आरएमएस के जगह पर 220 वोल्ट पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा। भी आरएमएस के जगह पर 220 वोल्ट रख दिए, V0/√2 हो गया। तो √2 जब यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसीलिए V0 इज इक्वल टू हो जाएगा 220 गुने √2 वोल्ट। 220 को 220 रहने दिए। √2 का वैल्यू होता है 1.414। और जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अबाउट 314 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पावर स्टेशन कितना वोल्ट सप्लाई करता है। तो पावर स्टेशन से 314 वोल्ट पावर सप्लाई होता है। लेकिन हमारे घर में पहुंचता है कितना, तो मात्र 220 वोल्ट। हमारे घर में मात्र कितना पहुंचता है, तो 220 वोल्ट मात्र हमारे घर में पहुंचता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये 94 वोल्ट 314 और 220 में कितना का अंतर है, 94 वोल्ट का अंतर है। तो आखिर इतना वोल्ट करंट कहाँ जाता है, तो इतना वोल्ट करंट वायर कंज्यूम कर जाता है। वायर जो मोटा सा जो वायर आपके घर मोहल्ले में
जो आया हुआ रहता है, तो इतना सारा वोल्ट उसी वायर में कंज्यूम हो जाता है और हम लोगों को घर में अप्रॉक्स 220 वोल्टेज पावर सप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं कुछ और बात को यहाँ पर बतलाना चाहूंगा। नोट बना करके लिख देते हैं। नोट नंबर पहला मैं ये बतला रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, आप पढ़ चुके हो बच्चों। तो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी मात्र 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, लेकिन नोट नंबर, अगर मैं दूसरा बात करूं, नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में ये कहा जाता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं स्टार लगा दिया हूं। आपसे कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन डीसी का फ्रीक्वेंसी मात्र 0 हर्ट्ज होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई तरह का सवाल अगर आ रहा है तो वह एड्रेस करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट गैलेक्सी J2 के नाम से कौन कनेक्ट है जी? अपना प्लीज एग्जैक्ट नेम लिख लीजिए। गैलेक्सी J2, आप प्लीज अपना एग्जैक्ट नेम लिख लीजिए। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जो मैं बतलाया हूं उसमें कहीं पर भी आपको अगर डॉट लग रहा है तो आप एड्रेस करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। जल्दी से पूछिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। किसी ने हैंड रेज नहीं किया है तो मैं इसको इरेज करके आगे की ओर प्रोसीड करता हूं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बोलो राहुल शर्मा। राहुल शर्मा बोलो। राहुल शर्मा बोलिए, क्या डाउट है आपको? राहुल शर्मा आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए क्या डाउट है आपको? दो महीना राहुल शर्मा आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए प्लीज आप हैंड ऑन कर लीजिए, थोड़ी देर बाद आप कोशिश करेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करें।
नेक्स्ट मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ वायर। टाइप ऑफ वायर। तो वायर तीन तरह का होता है। वायर तीन तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला वायर को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। पहला वायर को क्या बोला जाता है? लाइव वायर। दूसरा वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। और तीसरा वायर को हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर। यही तीन तरह का वायर है। अगर मैं तीनों वायर का कलर कोड अगर लिखूं तो इस लाइव वायर का कलर कोड होता है रेड। रेड कलर का वायर लाइव वायर को इंडिकेट करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक। ब्लैक वायर अगर आप देखेंगे, इसका मतलब समझना है कि वह न्यूट्रल वायर है। और अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन अगर आप वायर देखेंगे, इसका मतलब है कि वह अर्थ वायर है। अब आइए मैं तीनों को डिफिनेशन को बतलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ लाइव वायर। पहला मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको बतलाने जा रहा हूँ लाइव वायर का। समझिएगा। देखिए, एक ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है। एक ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है, तो उसी वायर को लाइव वायर कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि एक बल्ब है सपोज, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच की मदद से एक बैटरी भी कनेक्टेड है मान लीजिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बड़ा वाला लाइन होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा सा लाइन होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, तो आई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रहा है, बल्ब में जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा, और यही आई इलेक्ट्रिसिटी फिर बैटरी के अंदर वापस लौट जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वायर के बारे में आप देखिए, ये एक ऐसा वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब के पास ले जा रहा है। एरो को देखिए, एरो ये बतला रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के पास जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एप्लियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी को ले जाया जा रहा है। तो इसीलिए इस वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइव वायर। ठीक है। और एक ऐसा वायर जो एप्लियंस में से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालता है। तो ये रहा हुआ है वायर जो एप्लियंस में से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाला है। इसीलिए इस वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो मैं दो चीज का डेफिनेशन बतला दिया, पहला लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर को आप फिगर से देखिए क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि एक ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है, तो उस वायर को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। और एक ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस में से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रिक एप्लियंस में से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालता है, तब हम लोग वैसे वायर को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। ठीक है। तो आई होप कि आप ये दो डेफिनेशन समझ गए होंगे कि लाइव वायर क्या होता है और न्यूट्रल वायर क्या होता है। ठीक है, फिगर में मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो आपको फिगर की मदद से भी ये बात समझ में आ गया होगा कि कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है। अब इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो डेफिनेशन ये होगा कि द वायर विच carry in the electric current into electric appliance
लाइव वायर एक ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी इन करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी इन करेगा, उसी वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लाइव वायर बोलते हैं। अगला है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का डिफिनेशन देखिए, सेम टू सेम यही डिफिनेशन होगा, बस केवल कैरी इन की जगह पर क्या हो जाएगा? कैरी आउट, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि द वायर विच कैरी आउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक appliance is called न्यूट्रल वायर। बच्चों याद रहे कि कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को चलाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को चलाने के लिए ये दोनों तरफ का वायर का होना जरूरी है। वन वायर शुड बी लाइव वायर एंड द अनदर वायर शुड बी न्यूट्रल वायर। ये दोनों वायर का होना अनिवार्य है, तभी कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस चलेगा सही रूप से। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरा वायर को बतलाता हूं, जो है अर्थ वायर। अर्थ वायर समझिएगा बच्चों, कभी कभी बरसात के टाइम में आपको ऐसा कभी हुआ होगा कि जब आप फ्रिज खोलने गए, जब आप रेफ्रिजरेटर को खोलने गए और आपका हाथ फ्रिज के किसी कॉर्नर पे जब चिपकता है तो हम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या मान लीजिए कभी हम टेलीविजन को ऑन करने गए, पहले एक स्टेबलाइजर होता था, स्टेबलाइजर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता था। जैसे ही हम लोग पीछे से स्विच को ऑन करने जाते थे तो हमारा हाथ जैसे ही उस स्टेबलाइजर के कॉर्नर से चिपकता था बरसात के टाइम में, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। हो सकता है कि आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कभी किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को ऑन करने गए तो आपका हाथ जब उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस के कॉर्नर के पास कभी अगर चिपका होगा, तो हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में थंडर स्टॉर्म होता है, मीन्स कभी अगर लाइटनिंग होता है, कभी अगर बिजली कड़कता है, तो उस बिजली कड़कने के कारण से उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस के आउटर सरफेस पर, उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस के आउटर सरफेस पर कुछ चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये इलेक्ट्रिक एप्लियंस है। ठीक है, जब बिजली कड़कता है तो इसके आउटर सरफेस पर, इसके ऊपर वाले सरफेस पर कुछ मान लीजिए चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। मान लेते हैं कि माइनस चार्ज दे दिए या प्लस चार्ज भी दे सकते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा हाथ इसके टच में आता है तो हमारे बॉडी से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब जब हमारे बॉडी से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। फिर से सुनिए और समझिए, जब कभी बिजली कड़कता है तो इलेक्ट्रिक एप्लियंस के आउटर सरफेस पर, सबसे ऊपर वाले सरफेस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाता है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा हो जाना, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा हाथ, हमारा बॉडी उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस के कांटेक्ट में जाता है तो हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है। और जब हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है तो हम लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। ठीक है, अब देखो इसी से बचने के लिए हम लोग करेंगे क्या? एक हम लोग वायर लेंगे, वायर का एक एंड यहाँ पर हम बांध देंगे आउटर सरफेस से, और उसी वायर को ले जाकर के हम जमीन के अंदर दबा देंगे। जमीन के अंदर दबाने के सिंबल को इस प्रकार से दिया जाता है, ये ग्राउंड का सिंबल है। तो एक वायर लिया गया, वायर का एक एंड इस इलेक्ट्रिक एप्लियंस में बांध दिया गया और इसको जमीन के अंदर दबा दिया गया। इसे
ऊपर में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एक्यूमुलेटेड होता है, या तो प्लस या तो माइनस, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इस वायर की मदद से वह इलेक्ट्रिक चार्ज जमीन के अंदर चला जाएगा। और अगर वह चार्ज जमीन के अंदर चला गया तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था टच करने से, वो अब इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को नहीं लगेगा। तो इसी वायर को, इसी सेफ्टी वायर को, इसी सेफ्टी वायर को हम लोग अर्थ वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है। लाइटनिंग होने के कारण से इलेक्ट्रिक एप्लियंस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो जाता है, तो उसी एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, और उसी वायर को अर्थ वायर कहा जाता है। आई होप ये प्रोसेस पूरा आप समझ गए होंगे। चलिए इसका डिफिनेशन में लिख देता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं और इसके डिफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो डिफिनेशन ये होगा कि द सेफ्टी वायर विच न्यूट्रलाइज the extra accumulated charge from the outer surface of an electric appliance कॉमा देकर के लिख देते हैं कॉल्ड अर्थ वायर। ठीक है। अब मैं यहां पर एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि इट्स सिंबल इज कुछ इस तरीका से। एक वायर को लिया गया और यहां ग्राउंड का आप सिंबल बना दीजिए इस तरीका से। इसी तरीका से हम लोग अर्थ वायर को इंडिकेट करेंगे। ठीक है। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किन्हीं को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हैंडरेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हैंडरेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है तो मैं इनके प्रॉब्लम को दूर करता हूं। बोलो प्रियदर्शी। सर, हमारे घर में जो अर्थिंग होता है वो अर्थ वायर का काम करता है, न्यूट्रल वायर का काम करता है। वो अपने अंदर करंट नहीं चलता है। न्यूट्रल वायर का भी तो वही काम है। अर्थिंग रियलिटी में होता है अर्थ वायर, लेकिन हम लोग के घर में हम लोग जो अर्थिंग जो करवाते हैं अपने घर में, वो वहां पर न्यूट्रल वायर का काम करने लगता है, समझे? लेकिन उसका रियल काम है अर्थ वायर के रूप में। ठीक है सर, एसी का यस सर, एसी का कितना हद तक जा सकता है? मिनिमम नहीं, एवरेज फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। मैक्सिमम और मिनिमम का नहीं मतलब, एवरेज मैं बोल रहा हूं, एवरेज फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। समझे? और कोई डॉक्टर प्रियदर्शी? नेक्स्ट स्टूडेंट राहुल शर्मा, बोलिए। राहुल शर्मा बोलिए। राहुल शर्मा बोलिए। राहुल शर्मा बोलिए, क्या डाउट है आपको?
हेलो राहुल शर्मा, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, यस अभिषेक बोलो। अभिषेक टेन-सी बोलिए। हेलो अभिषेक बोलो, क्या पूछना है ये? हेलो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको एरेज करके अब आगे की ओर हम लोग चले। इसके बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूं 2 टॉपिक, जिसमें पहला है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझिएगा, ओवरलोडिंग क्या है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये नाम से ही क्लियर है। तो मान लीजिए कि एक पतला सा वायर है, ठीक है, एक वायर है। इसी वायर के साथ एक फैन को जोड़ दिया गया है, एक एसी को जोड़ दिया गया है। एसी मतलब एयर कंडीशन जो होता है। 2 कूलर को जोड़ दिया गया है। इस तरीका से और भी कई सारा डिवाइस कनेक्टेड है। तो एक पतला सा वायर पर अगर हम लोग इतना सारा अगर लोड दे देंगे तो ये पतला सा वायर ज्यादा हीट हो करके टूट जाएगा। ये पतला सा वायर पर अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम लोड दे देंगे तो ये पतला सा वायर ज्यादा हीट हो करके बीच से ये मेल्ट कर जाएगा, मीन्स टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? ओवरलोडिंग। फिर से जान लीजिए, अगर एक वायर पर हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस को कनेक्ट कर दें तो वह वायर एक्सेस हीट होकर के टूट जाएगा, मीन्स मेल्ट कर जाएगा। और इसी डिफेक्ट ऑफ सर्किट को ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी से डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। When too many electric devices are connected with a wire, then the wire get melt and the circuit become incomplete। और सर्किट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। कॉमा दे करके लिख देते हैं कि दिस डिफेक्ट ऑफ सर्किट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ओवरलोडिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक मैं पॉइंट बतलाने जा रहा हूं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसको समझिए, कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये एक छोटा सा सर्किट है। मान लीजिए किसी भी कारणवश ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ गया। किसी कारणवश ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के यहाँ पे टच में आ गया। ठीक है,
हो सकता है कि वायर पुराना हो गया होगा या किसी दूसरा रीजन हो सकता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ टच में आ गया। टच में आने के कारण से ये बल्ब अब नहीं जलेगा, यानी कि सर्किट अब पूरा नहीं हो पाया। तो इसी प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। फिर से देख लीजिए फिगर को और समझ लीजिए, किसी कारणवश लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ गया, ठीक है। किसी भी कारणवश लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ टच में आ गया, जिसके कारण से ये अब बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी सर्किट के डिफेक्ट को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि when the live wire and neutral wire is in contact with each other, then the electric appliance will not properly work। तो इलेक्ट्रिक एप्लियंस अच्छे से काम नहीं करेगा। अब मैं फुल स्टॉप दे करके लिख देता हूं कि दिस डिफेक्ट ऑफ सर्किट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसी सर्किट के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। फिगर अगर हम बना दें तो फिगर कुछ वैसा ही बनेगा जैसे बना हुआ था। दो वायर हो गया, ये हो गया आपका लाइव वायर और ये हो गया न्यूट्रल वायर, ठीक है। आगे चल करके ये एक मान लीजिए कि बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कारणवश यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये जो है वो इसके साथ मान लीजिए कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब मैं एक नोट लिख देता हूँ, कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होता है तो इससे बचने के लिए हमें फ्यूज लगाना होगा। एक नोट लिख देते हैं, वी शुड यूज फ्यूज और MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। वी शुड यूज फ्यूज और MCB फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। हम लोग फ्यूज और MCB का इस्तेमाल करेंगे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं एक और नोट लिख रहा हूं। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड विथ लाइव वायर। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। हो सकता है किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर फ्यूज को लाइव वायर के साथ ही क्यों कनेक्ट करते हैं? तो इसका जवाब बहुत आसान है।
कि अगर हम लोग फ्यूज को लाइव वायर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब वह हो सकता है कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचा ना सके। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है कि अभी 1 मिनट के बाद वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तुरंत फिर से जूम आईडी डाल करके कनेक्ट हो जाना है। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उसको मैं जब पढ़ा दूंगा, बस 5 मिनट लगेगा और इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे ही वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तो तुरंत फिर से कनेक्ट हो जाना है जूम आईडी डाल करके। ठीक है, और अगले दिन का होमवर्क आपको ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी का इस चैप्टर का सब इंटेक्स्ट क्वेश्चन बना लेना है। सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बना लेना है आपको। ठीक है, ध्यान से। अगले दिन का बायोलॉजी क्लास के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मैसेज आता है उसे आप लोग प्लीज केयरफुली आप पढ़ा करें और देखा करें। ठीक है, जैसे ही वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तो तुरंत जूम आईडी डाल करके फिर से कनेक्ट हो जाना है बच्चों, ध्यान रहे। चलिए, तो मोस्ट स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको जब मैं खत्म कर दूं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। क्या किन्हीं को है पूछना? तो वो हैंड रेज करके पूछिए। चलिए, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो इसको अब हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बस एक टॉपिक अब बाकी रह गया है और उस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक वायरिंग। नाम है डोमेस्टिक वायरिंग। मतलब कि हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी अब लेना जरूरी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आया हुआ होगा ही। अब अगर किसी के घर में